हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल है जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पावर प्लांट की सीरीज़ को। तो हमने जो इससे पहले टॉपिक शुरू किया था वो था स्टीम टरबाइन, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। पार्ट 2 में आज हम कंपाउंडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने कंपाउंडिंग में 2 तरह की कंपाउंडिंग पढ़ी थी। तो उसमें से पहली थी प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, पी आर। तो दैट इज पी फॉर प्रेशर, आर फॉर रेट्यू। तो इसको रेट्यू टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें जो होगा, प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है, आप समझिए पहले, कि प्रेशर को वेरिएशन करना है, प्रेशर को वेरी करना है। तो मतलब प्रेशर का रिडक्शन से, प्रेशर को रिड्यूस करके अलग अलग स्टेजेस में, मतलब हर स्टेज में प्रेशर का रिडक्शन होगा। हर स्टेज में, मैं क्या बोला, प्रेशर का रिडक्शन होगा। इसी के कारण इसका नाम पड़ा प्रेशर कंपाउंडिंग, कि एक साथ आप प्रेशर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप डिफरेंट स्टेजेस में प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि प्रेशर रिड्यूस कहाँ होता है। इम्पल्स टरबाइन की ये मेथड है कंपाउंडिंग के। तो इम्पल्स टरबाइन पे प्रेशर सिर्फ नोजल पे रिड्यूस होता है, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन का डेफिनेशन ही ये है कि एक्सपांशन एग्जिस्ट ओनली इन नोजल। एक्सपांशन सिर्फ नोजल में होगा। तो अगर मुझे प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को रिड्यूस करना है हर स्टेज में, तो क्लियर बात यह है कि हर स्टेज में नोजल लगी होनी चाहिए। वही होता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स इसका समझ आ गया होगा। तो चलिए, इसका हम वेलोसिटी एंड प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 2 स्टेज बनाए हैं। नोजल प्लस मूविंग ब्लेड का कॉम्बिनेशन को स्टेज बोलते हैं। इस केस में नोजल प्लस मूविंग ब्लेड। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज, ये नोजल है, ये मूविंग ब्लेड, ये फिर नोजल, ये फिर मूविंग ब्लेड। नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड। तो रेट्यू टरबाइन में क्यों हम नोजल फिर मूविंग ब्लेड फिर नोजल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली रिड्यूस करना है। और इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर सिर्फ नोजल में रिड्यूस होता है, इसलिए हम हर स्टेज में नोजल यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ, तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ इस कॉम्बिनेशन को, पहला स्टेज नोजल प्लस मूविंग ब्लेड का। इस सेट को पहला स्टेज बोलते हैं। ठीक है, फिर ये सेट को सेकेंड स्टेज। क्लियर हो गया होगा आपका एक बार। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अब मैं प्रेशर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो नोजल में प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रेशर को शो कर रहा हूँ, ये प्रेशर के लिए है, प्रेशर के लिए। अब इम्पल्स टरबाइन पे मूविंग ब्लेड में हमेशा कैसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एरिया ऑफ फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए प्रेशर रिडक्शन इन मूविंग ब्लेड नहीं होगा। सिर्फ प्रेशर रिड्यूस होता है नोजल में। याद रखिएगा, इम्पल्स टरबाइन का मैंने आपको ये बताया पॉइंट। फिर नोजल आएगा, फिर रिड्यूस होगा प्रेशर। फिर मूविंग ब्लेड में तो कांस्टेंट रहता है प्रेशर। तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी का डायग्राम बना रहा हूँ। वेलोसिटी, तो पहला नोजल, तो नोजल में वेलोसिटी बढ़ती है, हमको ये पता है, नोजल में वेलोसिटी बढ़ती है। मूविंग ब्लेड में वो इम्पेलर को धक्का देगा या रोटर को धक्का देगा और वो रोटेट करेगी, जिस कारण वेलोसिटी मूविंग ब्लेड में कम हो गई। फिर नोजल लगा है तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर मूविंग ब्लेड है तो फिर वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह से ये डायग्राम बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा होगा, तो प्रेशर कंपाउंडिंग एक्चुअल में मल्टीपल डी लेवल टरबाइन है।
क्यों? क्योंकि देखो डी लेवल टरबाइन पे सिर्फ नोजल और मूविंग ब्लेड मिलती थी। डी लेवल टरबाइन पे नोजल एंड मूविंग ब्लेड सिर्फ मिलती थी। यहाँ पे ये एक नोजल एंड मूविंग ब्लेड, ये दूसरा नोजल एंड मूविंग ब्लेड, तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन है मल्टीपल डी लेवल टरबाइन का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए इसके अंदर ही जो आती है, ठीक है, ओके। वो क्या? देखिए जो वेलोसिटी डी लेवल में होती है, जो डी लेवल में वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? अंडर रूट ऑफ एंथैल्पी चेंज जो होती है टरबाइन में, जो एंथैल्पी चेंज हो रही है। अगर मैं रेट्यू की बात करूं, मान लीजिए 2 स्टेज, क्योंकि हमने 2 स्टेज ड्रॉ किए हैं तो 2 स्टेज की मैं बात करूं तो डेल एच स्टेज का कितना होगा? जो डेल एच टोटल है अपॉन 2, दोनों स्टेज में हाफ ऑफ टोटल, ये डेल एच टी टोटल एंथैल्पी ड्रॉप है। तो अगर 2 स्टेज है तो डेल एच टी अपॉन 2 होगा। हर दोनों स्टेज में आधा आधा एंथैल्पी ड्रॉप होता है डी लेवल टरबाइन, सॉरी रेट्यू टरबाइन पे। डी लेवल में तो एक ही स्टेज में टोटल एंथैल्पी ड्रॉप होता है, इसलिए तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे रेट्यू टरबाइन पे 2 स्टेज है तो दोनों स्टेज में बराबर एंथैल्पी ड्रॉप होता है। ये आप याद रखिएगा, डी लेवल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डी लेवल है इसलिए हर स्टेज में सेम एंथैल्पी ड्रॉप होता है। तो डेल एच स्टेज डेल एच टोटल अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर मैं v फॉर रेट्यू करूँ, वेलोसिटी फॉर रेट्यू, जो वेलोसिटी फॉर रेट्यू हमने क्या लिखा, वेलोसिटी फॉर डी लेवल इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेल एच टोटल। टोटल एक साथ कन्वर्ट हो रहा है इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ डी लेवल है वो आपको वैसे दिख रही है, पर यहाँ पे क्या होता है स्टेज में हो रहा है। तो ये क्या होगा, डेल एच स्टेज, यही होगा ना, रेट्यू में स्टेज में हो रहा है एंथैल्पी ड्रॉप, तो डेल एच ऑफ स्टेज आ जाएगा। तो v फॉर रेट्यू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेल एच ऑफ टोटल अपॉन 2, ये डेल एच ऑफ टोटल अपॉन 2 हो गया। तो v फॉर रेट्यू इज इक्वल टू, ये क्या डेल एच ऑफ टोटल क्या है, ये डेल एच ऑफ टोटल क्या है, डेल एच ऑफ टोटल v डी लेवल है अपॉन रूट 2। यही आया ना इक्वेशन फाइनल, बेसिक है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इससे ये निकला कि जो v फॉर रेट्यू है वो v फॉर डी लेवल अपॉन अंडर रूट ऑफ n, n इज नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेज। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करिए, इस फॉर्मूले से आपको क्लियर होगा कि कंपाउंडिंग का यूज क्या है। देखिए जो डी लेवल में वेलोसिटी मिल रही थी, जब हम स्टेज करें तो अपॉन रूट टाइम ऑफ दैट स्टेज अब आपको रेट्यू टरबाइन में वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? n तो ग्रेटर देन 1 होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टेजेस एक होगा, एक से ज़्यादा होगा। अगर एक है तो वो तो डी लेवल हो गया, अगर एक से ज़्यादा स्टेजेस हैं तो वो रेट्यू टरबाइन हुआ। तो अगर मान लीजिए 4 है, अगर स्टेजेस 4 हैं तो डी लेवल अपॉन 2 हो जाएगा, तो मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेट्यू टरबाइन रिड्यूस हो जाएगी। तो यही तो हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए था कि जो आरपीएम है वो 3000 से कम हो जाए ताकि प्रैक्टिकल लिमिट में आ जाए। नहीं तो डी लेवल की तो स्पीड 15000 से 20000 आरपीएम थी। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा वेलोसिटी कम हो गई। क्लियर है? चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है? वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है, वेलोसिटी तो सी से क्या होता है, कर्टिस। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कल, सी से कर्टिस, जिसे आप कभी नहीं भूलने वाले। 2-3 बार इसको आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए अब आप पहले बात समझिए, जैसा हमने प्रेशर में किया था कि प्रेशर जहाँ जहाँ रिड्यूस हो रहा हो, प्रेशर जहाँ जहाँ रिड्यूस हो रहा हो तो हर स्टेज में हम नोजल लगा देते थे। उसी तरह से आपको अब वेलोसिटी को रिड्यूस करना है तो आप हर स्टेज पे फिक्स्ड और मूविंग
पहले आपने नोज़ल लगाया, फिर मूविंग ब्लेड, अब आपको हर स्टेज में मूविंग ब्लेड चाहिए, तो सिर्फ नोज़ल एक बार लगाइए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को बार बार रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो प्रेशर कंपाउंडिंग बन जाएगी। आपको प्रेशर को एक बार ही रिड्यूस करना है, तो वो एक बार रिड्यूस सिर्फ नोज़ल में होगी। इसके बाद आपको सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड चाहिए, तो सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड आप नहीं लगाते, उसके बीच में आप फिक्स्ड ब्लेड लगाते हैं, ताकि उसको डायरेक्शन दी जाए, वापस फिर से एंट्री की जाए अगले स्टेज में। प्रेशर में फिक्स ब्लेड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ तो नोजल है ही ना डायरेक्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में फ्लूइड को डायरेक्ट करने के लिए वापस मूविंग ब्लेड में वहाँ नोजल लगी ही हुई है सीरीज। पर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में नोजल एक ही लगी है, क्योंकि प्रेशर आपको एक बार बस रिड्यूस करना है, क्योंकि ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, यहाँ बार बार वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो इस केस में क्योंकि मूविंग ब्लेड आपको बार बार चाहिए कंटिन्यू हर बार, तो आप फिर से नोजल नहीं लगाएंगे, आप फिक्स ब्लेड लगाएंगे नोजल की जगह, ताकि वो डायरेक्ट कर जाए। क्योंकि फिक्स ब्लेड हो या मूविंग ब्लेड हो, इम्पल्स टरबाइन में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्योंकि एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब फिर से मैं स्टेज बना लेता हूँ। ये 4 स्टेज, ये 4 है तो 2 स्टेजेस रेडी हैं। तो यहाँ क्या है, ये पहला, जस्ट अ सेकेंड, ये एक और। तो स्टार्ट, ये नोजल है सबसे पहला जो है, स्टार्टिंग एक नोजल लगा रहेगा, सिर्फ नोजल, क्योंकि ये इम्पल्स टरबाइन है तो नोजल तो होगा ही। ये मूविंग ब्लेड है, फिर ये फिक्स ब्लेड है, क्योंकि ये फिक्स ब्लेड क्यों यूज होता है, अगले मूविंग ब्लेड में डायरेक्ट करने के लिए, फ्लूइड को डायरेक्शन देने के लिए। फिर ये मूविंग ब्लेड है, फिर ये फिक्स ब्लेड है। ठीक है, तो नोजल में क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं प्रेशर का देखूं, प्रेशर, तो ये तो सिंपल है बिल्कुल। क्या होगा, नोजल में प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नोजल में प्रेशर रिड्यूस होगा। फिर कोई भी ब्लेड हो, इम्पल्स टरबाइन के कोई भी मूविंग हो या फिक्स ब्लेड हो, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। मैंने आपको 3-4 बार ये लाइन रिपीट कर दी इसी वीडियो में, इससे पहले तो 10 बार कम से कम कर चुकी मैंने रिपीट इस बात को। तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी, अब आप नोटिस करिएगा कि वेलोसिटी हर स्टेज पे डिक्रीज होगी। कैसे, देखिए, नोजल में सबसे पहले वेलोसिटी बढ़ गई, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या घोड़ा गाड़ी बन गई है। ओके, तो यहाँ ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अब आप खुद देखिए, यहाँ पे नोजल है, वेलोसिटी बढ़ेगी नोजल में, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से स्टेज शुरू हो रहा है, मूविंग और फिक्स ब्लेड का एक स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज। अब आप स्टेज पे गौर किए, सेकेंड स्टेज। नोजल एक ही है तो उसको स्टेज नहीं मानते हैं, वो एंट्री है। अब आप इस स्टेज पे नोटिस करिए, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कम होगी, रिड्यूस हो गई। मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पेलर पे वर्क, कोई रोटर या टरबाइन पे वर्क नहीं होता, सिर्फ फिक्स ब्लेड डायरेक्शन देती है, और वो भी जो उसका एरिया है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसलिए इस केस में वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर सेकंड मूविंग ब्लेड में फिर वेलोसिटी रिड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि अब ये धक्का देगा टरबाइन को मूव करने के लिए। फिर फिक्स ब्लेड में डायरेक्शन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप नोटिस करिएगा, स्टेज 1 स्टेज 2 में देखिए हर बार वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्टिस में अलग अलग रो में वर्क रेशियो क्या होता है। देखिए, प्रेशर कंपाउंडिंग में सारे स्टेज में एंथैल्पी सेम ड्रॉप होता है, सेम वर्क मिलता है, बट कर्टिस टरबाइन में ऐसा नहीं होता। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है, इट इज अ मल्टीपल डी लेवल टरबाइन, तो उसमें हर स्टेज में एंथैल्पी ड्रॉप सेम होती है। बट कर्टिस के केस में ऐसा नहीं होता, ये आप दिमाग में डाल लीजिए बस। कर्टिस के केस में हर जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में, तो उसमें वर्क का रेशियो यूज होता है फॉर्मूला, क्योंकि सेम वर्क आउटपुट नहीं मिलता। कि मान लीजिए अगर प्रेशर कंपाउंडिंग में बात करूं, तो अगर 20 किलो जूल का वर्क मिल रहा है,
प्रेशर कंपाउंडिंग दैट इज रेट्यू टर्बाइन मल्टीपल डी लेवल टर्बाइन। तो अगर उसमें मिल रहा है 20 किलो जूल का मिला तो 10 किलो जूल फर्स्ट से मिलेगा और 10 किलो जूल ही सेकेंड स्टेज से मिलेगा। बट कर्टिस में ऐसा नहीं है। कर्टिस में क्या है हम वो देखते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। तो कर्टिस के लिए अगर 2 स्टेज है, अगर 2 स्टेज है, ठीक है, तो ये कर्टिस। अगर कितना स्टेज है, 2 रो है या 2 स्टेज है, 2 रो कर्टिस है। सो वर्क फॉर फर्स्ट अपॉन वर्क फॉर 2 इज इक्वल टू, ये जो रेशियो होता है फर्स्ट स्टेज पे और सेकंड स्टेज पे, ये होता है 3:1। अभी आपको समझ आएगा इसको कैसे याद करना है। अगर 3 रो है कर्टिस, सो स्टेज फर्स्ट, वर्क स्टेज सेकेंड, वर्क स्टेज 3, तो 5:3:1। क्लियर हो रहा है। जितने स्टेजेस बढ़ेंगे ऑड नंबर पे बढ़ेगा चीज़ें। जैसे कि 2 स्टेज है तो 1 3, 3 स्टेजेस है 1 3 5। नोटिस इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आगे वाले स्टेजेस में वर्क कम मिलता है। फर्स्ट में 5 मिला अगर 3 स्टेज है, सेकेंड में 3 हो गया रेशियो, थर्ड में फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, 30 किलो जूल वर्क ऑब्टेन्ड इसको 90 कर लीजिए, चलिए ठीक है। कैलकुलेशन आसान होगा कि मेरा काम पे कैलकुलेशन बताने नहीं है, आपको अप्लाई कैसे को वो बताना है, क्योंकि 90 वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 स्टेज कर्टिस। कैलकुलेट वर्क obtained from last stage, ठीक है। सो जो लास्ट स्टेज में, जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में कितना मिलेगा, तो सिंपल रेशियो का लॉ लगाना है। 5 अपॉन टोटल ऐड कर लीजिए, 5 + 3 + 1, ऐसे तो रेशियो निकालते हैं ना, इंटू 90। तो ये 9 हुआ, कटा 10 तो 50 किलो जूल। सेकेंड स्टेज 3/9 इंटू 90, 30 किलो जूल। थर्ड स्टेज 1/9 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 किलो जूल। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा और लास्ट स्टेज में मिनिमम मिलेगा। यही एक रीज़न है, यही एक रीज़न है क्या, कि दैट्स वाई 2 रो कर्टिस इज प्रिफर्ड। सिर्फ 2 रो प्रिफर करते हैं, क्यों? क्योंकि फर्दर स्टेजेस में वर्क आउटपुट बहुत कम मिलता है, तो स्टेज का कॉस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। प्रिफर्ड एज वर्क इन लोअर स्टेज या फॉरवर्ड, आगे के जो स्टेज हैं, बिकम वेरी लेस। ओके, क्लियर। ओके, अब हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना सीख रहे हैं। चलिए हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं इम्पल्स टरबाइन के लिए, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम, देखिए एसएससी जे के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे जो फर्दर कंक्लूजन आता है वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा। मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ बट क्योंकि ये सिलेबस में है। बट अगर मुझसे पूछिए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन आएगा फाइनल वो इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए ये ब्लेड है मान लीजिए,
ओके, ये जो ब्लेड है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है। अब आप एक चीज़ याद रखना, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, ये इनलेट पॉइंट है फर्स्ट, ये एग्जिट पॉइंट है सेकंड। अब आप याद रखना जो इम्पल्स टरबाइन होता है वो होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। इम्पल्स क्या होता है, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, टरबाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो U1 एंड U2 होती है ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट वो सेम होती है। वो क्यों, मैं आपको वो थोड़े से मैं समझा देता हूँ। देखिए ये एक्सियल फ्लो है, तो मान लीजिए ये रोटर है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। सो मान लीजिए ये फ्लो हो रहा है एक्सियल, तो ये कुछ इस तरह फ्लो हो रहा है अलोंग द एक्सिस। तो ये मान लीजिए ये डी मीन है, मेरा मीन डायमीटर है। सो ये मान लीजिए फर्स्ट इनलेट एंड ये आउटलेट। सो जो U1 होगा वो पाई डी मीन n/60 होगा, क्योंकि पाई डी n/60 ही टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो मीन डायमीटर U1 पे ये होगा, क्योंकि एक्सियल फ्लो है तो जो मीन डायमीटर आउटलेट पे भी होगा वो भी dm ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट चल रही है, एक कांस्टेंट मीन डायमीटर बना के चल रहा है, तभी तो एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ना। तो जो सेंटर ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस होगी, टेंजेंशियल डिस्टेंस, वो जो रेडियल डिस्टेंस आप ऊपर चला रहे हैं वो सेम होगी। तो इनलेट पे भी U1 सेम होगा, आउटलेट पे भी U1 ही होगा, क्योंकि मीन डायमीटर सेम है फ्लो का। डी एम इज कॉन्स्टेंट, पाई डी इंटू n/60 होता है, तो डी मीन इज सेम। तो इसलिए U1 इज इक्वल टू U2 होता है किसके केस में, एक्सियल फ्लो। चाहे वो कुछ भी हो, वो आप याद रखिएगा, एक्सियल फ्लो कुछ भी हो यही होगा, ठीक है। एक्सियल फ्लो कुछ भी हो, कैप्लॉन टरबाइन भी आप पढ़ेंगे अगर हाइड्रोलिक मशीन में, तो वहाँ पे भी U1 U2 बराबर होगा। एक्सियल फ्लो का मतलब ही होता है कि एक्सिस के पैरेलल एक कांस्टेंट मीन डायमीटर में, वहाँ π/4 डी टिप स्क्वायर माइनस डी हब स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो एक्सियल फ्लो का कॉन्सेप्ट ही ये है। जब मैंने आपको एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पढ़ाया था, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर याद होगा आपको, जो एरोफॉइल शेप होता है, उसमें भी U1 इज इक्वल टू U2 लिया था और DM मीन डायमीटर, तो इसलिए U1 इज इक्वल टू U2 वहाँ पे भी था, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, तो U सेम होगा। अब देखिए टरबाइन में हम हमेशा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट है दैट इज V1, वो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये एक्चुअली टेंजेंट होता है ब्लेड का टेंजेंट है ये, जो मैंने डॉटेड लाइन में शो किया, उससे एंगल अल्फा पे हम भेजते हैं। अल्फा क्या होता है, नोजल एंगल, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, अल्फा नोजल एंगल, U1 इज इक्वल टू U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। ये ब्लेड है, ब्लेड इस टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनलेट एंड आउटलेट पे सेम है, तो इनलेट एंड आउटलेट में अलग से लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये जो V1 है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये जो VW1 होगा वर्ल कंपोनेंट, ठीक है। V1 अल्फा एंगल पे भेजना है तो दो कंपोनेंट होगा, एक V1 कॉस अल्फा दैट इज VW1, ठीक है। ये VW1 क्या होगा, V1, इसको जूम कर लेता हूँ, V1 कॉस अल्फा। एक होगा फ्लो, ये VF1, क्योंकि ये 1 है, इनलेट है। ये क्या होगा, V1 साइन अल्फा। V1 के दो कंपोनेंट, एक वर्ल एक फ्लो। वर्ल कंपोनेंट क्या होता है, जो रोटर को रोटेट करने में काम आता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वर्क आउटपुट पे काम आता है, तो होता है वर्ल कंपोनेंट। फ्लो कंपोनेंट उसको फ्लो कराता है, इनलेट टू आउटलेट में वो फ्लो कंपोनेंट की हेल्प से, उस वेलोसिटी की हेल्प से इनलेट टू आउटलेट में फ्लूइड फ्लो करेगा। बट क्या वो रोटर को घुमाता है, तो बोलते हैं नहीं,
वो रोटर को नहीं घुमाता, वर्ल कंपोनेंट ही रोटर को घुमाएगा आपका, ठीक है। पावर जनरेशन होगा वर्ल कंपोनेंट से, ठीक है ये। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी रिलेटिव, वो होती है v माइनस यू। ये कॉन्सेप्ट ये पकड़ लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो रिलेटिव बनेगा, ठीक है, वो v और u के बीच बनेगा, ठीक है। जो रिलेटिव बनेगा वो v और u के बीच बनेगा। सो इसमें जो u1 होता है वो ये है, ये u है, u। अब आप मुझे बताइए ये जो u है वो किस डायरेक्शन पे होगा, वो इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्लेड इधर मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन पे। सो u का डायरेक्शन भी तो इधर ही होगा ना, ये u वही तो है, वही तो उसको ही तो हम यहाँ पे रख दिए लाके, ताकि एक ट्रायंगल मिले, वेलोसिटी ट्रायंगल। अब आप समझिए वी आर जो होगा वो v माइनस यू होगा, ठीक है। तो इसको आप बंद कर दीजिए इस तरह से कुछ ऐसा। अच्छा इसको मैं वाइट से बना देता हूँ रिलेटिव को, ताकि आपको समझ आए। देखो v1 और u को जोड़कर रिलेटिव मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम उसको जोड़ देते हैं, डायरेक्शन में भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले आप इतना समझिए कि जो u है और जो v1 है इसको मिला के vr1 मिलेगा, ठीक है। सो ये जूम में कर देता हूँ, ये ये vr1 है। क्लियर हो गया। अब देखिए डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका वो क्या है, देखो, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू v रिलेटिव प्लस u। मीन्स v और u का जो रिजल्टेंट होगा वो v होगा। तो हम कैसे ड्रॉ करते थे इसको, हम इसको क्लोज्ड कैसे बनाते थे। मान लीजिए ये u है, ये vr1 है, इसका रिजल्टेंट होगा ये क्लोज्ड। अब अगर ये एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है u एंड vr1 का डायरेक्शन, तो जो इससे रिजल्टेंट बनता था वो क्लॉक में मूव करता था। ये तो पढ़ते थे ना, जो क्लोज्ड करेगा, जैसे कि ये एंटी क्लॉक बन रहा है तो ये v1 क्लॉक बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप वो देख लीजिए, अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है u, सो vr1 को भी तो इस डायरेक्शन पे ही जाना पड़ेगा ना। vr1 का डायरेक्शन चेंज थोड़ा ना हो सकता वेलोसिटी ट्रायंगल में, तो vr1 भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है। अब आप देख लीजिए v1 अलग डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि v1 u और vr1 का रिजल्टेंट है v1, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। नहीं तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला। जो vr1 और u का जो रिजल्टेंट है वो v1 है, क्लोज्ड करने के लिए साइकिल को, ठीक है। तो u इस डायरेक्शन पे गया, v को भी उसी vr1 को भी उसी डायरेक्शन में फॉलो करना पड़ता है। इस ट्रायंगल को क्लोज करने के लिए v1 को आना पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉक है तो इसको क्लॉक आना पड़ेगा। तो दिख रहा होगा, देखिए ये v1 जो है क्लॉक वाइज से आ रहा है। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल पूरा हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जिससे रिलेटिव एंगल बनाता है वो ब्लेड एंगल से बनाता है, तो थीटा ब्लेड एंगल एट इनलेट हो गया। यहाँ थीटा क्या हो गया, ब्लेड एंगल एट इनलेट। ये आप हमेशा याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी जब भी कंपोनेंट बनाएगा तो वो ब्लेड एंगल के साथ बनाएगा। उस ब्लेड का एंगल, वो किस एंगल पे डिज़ाइन हुआ है वो ब्लेड, वो फिक्स होता है। वो एक स्लिप की कंडीशन में पढ़ा था जहाँ पे ब्लेड एंगल रिड्यूस हो जाता है स्लिप होने के कारण कंप्रेसर पे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपने पढ़ा था। पर ब्लेड एंगल मैन्युफैक्चर में वैसा बनता है। नोजल एंगल आप अल्फा चेंज कर सकते हैं, वो आप पे है, आप अल्फा 90 डिग्री दे दीजिए, अल्फा 0 डिग्री, पर ब्लेड एंगल विल बी फिक्स्ड, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस तरह से। तो थीटा एंड फाई विल बी फिक्स्ड। वो किस टाइप का ब्लेड है उससे आपको पता चलेगा, वो थीटा क्या है, फाई क्या है, नाप के। ये हो गया। सो ये vr1 क्या हो गया, ये टोटल vr1
सॉरी VW1 ये टोटल हो गया, VF1 ये हो गया, ये U मिल गया आपको। ओके, अब एग्जिट पे देख लीजिए, मैंने क्या बोला, ब्लेड को कंटूर को फॉलो करके कौन निकलेगा, VR2 निकलेगा, ब्लेड प्रोफाइल को फॉलो करके VR2। ठीक है, अब VR2 अगर क्लॉक जा रहा है, ये ऐसा क्लॉक दिख रहा है आपको, ये VR2 अगर ऐसा जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन, तो इसको क्लोज करने के लिए U2 कहाँ आएगा, ऐसा, तो यहाँ तो U ही है, यहाँ तो U ही है। तो अब V1 अगर मैं ड्रॉ करूं, ये तो ये क्या है, फाई, फाई क्या है, ब्लेड एंगल एट एग्जिट। मैंने क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ब्लेड एंगल को फॉलो करती है, तो फाई क्या है, ब्लेड एंगल एट एग्जिट। मैं सारे चीज़ों को एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे जिसका यूज़ पड़ता जा रहा है तब मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में रहे कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ हुई थी। मैं एक साथ सारे वैल्यू को लिख देता तो आपको ये जब मैं इसको डायग्राम ड्रॉ कराता तो थीटा क्या था, अल्फा क्या था, सब वहीं भूल जाते आप। तो अब ये क्लॉक है, तो V1 को कैसा आना पड़ेगा, आप खुद बताइए, एंटी क्लॉक, तो इसके अपोजिट आएगा, क्योंकि V1 रिलेटिव है, जो V1 है वो रिजल्टेंट है, तो ये V1 आ गया। अब V1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये VW2, एक ये VF2। तो ये बीटा एंगल है, क्लियर, VW2 VF2 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपने ड्रॉ किया वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इम्पल्स टरबाइन। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, हम जो डेरिवेशन एज्यूम करेंगे उसमें क्या लिखते हैं, पहला ब्लेड इज सिमेट्रिक या इक्वी एंगुलर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू फाई, पहला। दूसरा, ब्लेड इज फ्रिक्शनलेस, VR1 इज इक्वल टू VR2। अच्छा, याद रखिएगा जो फ्रिक्शन होता है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ होता है, क्योंकि जो कंटूर में वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, जो ब्लेड प्रोफाइल को फॉलो करती है ना, इसलिए तो आप थीटा और फाई एंगल ब्लेड का ले रहे हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी रिलेटिव उसी को फॉलो करती है। तो फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा, ब्लेड के सरफेस से मिलेगा ना, तो जो भी फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी पे शो होगा। तो अगर फ्रिक्शन लेस है तो VR1 इज इक्वल टू VR2, अगर वो फ्रिक्शन रोक रहा है तो VR1 ज़्यादा होगा कि VR2 ज़्यादा होगा, आप खुद सोचिए, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन के कारण या फाइनल वेलोसिटी। तो अगर ब्लेड फ्रिक्शन है तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली कम मिलेगी, रिड्यूस हो जाएगी ना वेलोसिटी। सो इफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन है तो VR2 इज इक्वल टू KVR1, ये K क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्लियर। कई किस्म के जनरली 0.9 होता है, बट ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 से कम होता है, इसलिए VR2 विल बी लेस देन VR1। तो इस केस में VR1 इज ग्रेटर देन VR2, दिख रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन के कारण धीरे पहुँचते पहुँचते धीरे हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए, इस डायग्राम के हिसाब से तो जो VW1 अगर इधर है वर्ल कंपोनेंट, और VW2 इधर है इस केस के हिसाब से, दिस केस के लिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो आपको वेलोसिटी डायग्राम वैल्यू से ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो कैसे, अगर VW2 और VW1 का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक मान लीजिए राइट तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट तरफ जा रहा है, समझे आप। इफ VW2
इज ऑपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ VW2 इज अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर VW2 VW1 के कंपेयर में अपोजिट होगा तब वर्क स्टेज पे क्या मिलेगा, वर्क पर स्टेज पे, तो m डॉट VW1 प्लस VW2 हो जाएगा इंटू U, क्योंकि U सेम है, ये याद रखना। ये आउलर इक्वेशन से आता है, VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 इंटू M, वहाँ से आता है, पर इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं टेंजेंशियल निकालूं, टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल थ्रस्ट ना, रेडियल या ऐसा नहीं, तो F टेंजेंशियल इज इक्वल टू m डॉट VW1 प्लस VW2। जिस किसी भी प्यारे बच्चे को लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, तो मैं बता देता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ है, वो बोलता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो F यहाँ से क्या होगा, m डॉट इंटू वी भी लिख सकते हैं आप इसको, मास को kg पर सेकेंड में लिख लीजिए, ये क्या होता है v बाई टी, ये होता है, तो यहीं से m बाई टी क्या होगा, kg पर सेकेंड, m डॉट फ्लो रेट ऑफ मास इंटू वी, तो यहाँ से ये बन गया, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया, कोई परेशानी नहीं है। पावर क्या होगा, m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू, मतलब पावर इज इक्वल टू F टेंजेंशियल इंटू यू। मैंने क्या बोला था, टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज वर्ल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी विल बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ये फॉर्मूले से दिख गया, देखिए यहाँ कौन सा कंपोनेंट से पावर का फॉर्मूला निकल रहा है, आप बताइए इससे। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, नोट वर्ल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट velocity is used for power generation। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको समझ आ गया होगा क्यों। अब एक्सियल फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट निकलेगा, रेडियल तो निकलेगा नहीं, तो एक्सियल थ्रस्ट क्या होगा, तो एक्सियल फ्लो किसके कारण हो रहा है, फ्लो डायरेक्शन क्या है, F1 F2 के कारण, तो F एक्सियल क्या हो जाएगा, m डॉट VF1 माइनस VF2, ये हो गया। आज फिर वही हुआ, मैंने वीडियो पॉज किया पानी पीने के लिए, पता नहीं फिर से मैंने कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर दिया बिना रिकॉर्डिंग के, कोई बात नहीं। आई थिंक मैंने आपको टेंजेंशियल फोर्स से शायद मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, तो मैं वो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए टेंजेंशियल मिलेगा m डॉट VW1 प्लस VW2, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया पावर कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल फोर्स इंटू यू, ये टेंजेंशियल फोर्स कैसे आया, m डॉट इंटू वी, वो यहाँ से, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इस टाइम को अगर मैं मास के नीचे ला लिया, दैट इज m बाई टी, तो ये हो गया m डॉट, दैट इज फ्लो रेट ऑफ मास, तो m डॉट इंटू वी, सिमिलरली देखिए यहाँ के m डॉट इंटू वी है ना, v तो वेलोसिटी है, तो m डॉट इंटू वी विल बी फोर्स, एंड फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर, तो पावर m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू। वर्ल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, आपको दिख रहा है, देखिए वर्ल कंपोनेंट ही तो यूज हो रहा है ना यहाँ पे, दिस इज वर्ल कंपोनेंट ना, नथिंग एल्स, तो ये यूज हो रहा है पावर जनरेशन के लिए, तो मैंने भी वही कहा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब एक्सियल फ्लो जो हो रहा है, एक्सियल थ्रस्ट जो लग रहा है, उसके कारण क्या निकल रहा है, ये फॉर्मूला, जो एक्सियल फ्लो में वेलोसिटी होगी उसी कारण तो एक्सियल थ्रस्ट जनरेट होगा ना, और किसके कारण होगा एक्सियल थ्रस्ट, जो एक्सियल ही लग रहा होगा ब्लेड पे, क्योंकि फ्लो एक्सियल हो रहा है, तो एक्सियल कुछ धक्का लग रहा होगा ना, तो फ्लो वेलोसिटी के कारण नहीं लग रहा होगा, क्योंकि फ्लो कैसा है एक्सियल फ्लो, तो VF1 माइनस VF2 इंटू m डॉट, ये हो गया।
अब ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन बाय ब्लेड अपॉन एनर्जी एट इनलेट। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है बाय ब्लेड, अभी हमने देखा ये फॉर्मूला पावर का, ये तो वर्क डन एंड इनलेट हुआ, ये अपॉन एनर्जी एट इनलेट। मैंने आपको इम्पल्स के स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताई थी एनर्जी एट इनलेट ऑफ इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है, V1²/2। तो अगर फ्लो रेट क्या होगा तो m.V1²/2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी, नथिंग एल्स। हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पर सेकेंड, अगर मैं बोलूँ तो हाफ m.V1² हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस रेशियो को हमने बोला ब्लेड रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड। ओके, अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी स्पीड रेशियो, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, तो ये cos अल्फा अपॉन 2n है। u अपॉन V1 का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्पीड रेशियो। और अगर ये cos अल्फा बाय 2n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेज, अगर अपन n 1 रख दिया तो वो सिंपल इम्पल्स टर्बाइन बन गया, डेट इज डी लेवल टर्बाइन। अगर नंबर ऑफ स्टेजेस है तो अपॉन n होगा वहाँ पे 2n। क्लियर। ये जो वेलोसिटी स्पीड रेशियो है ये u अपॉन V1 का रेशियो है, ऑप्टिमम कंडीशन के लिए निकाल लिया। जब इसको एफिशिएंसी के फॉर्मूले पुट करोगे रो ऑप्टिमम को, तो उससे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी ब्लेड एफिशिएंसी वो होगी 1+k/2 इंटू cos² अल्फा। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं इससे ये ही आने हैं, 99% इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और अगर K1 है, ये वही है ना ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर, वही ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर कौन सा वाला, VR2 इज इक्वल टू K VR1 वाले, ये वही K है। ठीक है, ये वही K है। सो अगर K1 है फ्रिक्शन लेस है, सो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर इम्पल्स टर्बाइन cos² अल्फा। क्लियर है। ठीक है, अब रिएक्शन टर्बाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। रिएक्शन टर्बाइन, क्लियर है। अब रिएक्शन टर्बाइन के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो टॉपिक से आने वाले हैं रिएक्शन टर्बाइन है वो पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए रिएक्शन टर्बाइन का मैंने आपको वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी एंड प्रेशर डायग्राम, जहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन और प्रेशर का वेरिएशन किया था वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, तो वही है सेम। आप उससे स्टेजेस लगाते जाइए, फिक्स्ड मूविंग, फिक्स मूविंग, सेम वेलोसिटी और प्रेशर होता जाएगा वेरिएशन। ठीक है, समझ गए। अब इंपॉर्टेंट इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रो ऑप्टिमम क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ cos अल्फा होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर। और ब्लेड में जो मैक्सिमम होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेट इज 2 cos² अल्फा अपॉन 1 + cos² अल्फा। क्लियर, ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब एक इसमें एक आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन में 50% इम्पल्स टर्बाइन, सॉरी 50% रिएक्शन टर्बाइन, तो 50% रिएक्शन टर्बाइन, 50% रिएक्शन टर्बाइन क्या नाम है उसका, जिसका डिग्री ऑफ रिएक्शन 50 निकले, उसको हम बोलते हैं पार्सन टर्बाइन। ठीक है, क्लियर। तो इस केस में क्या होता है, जो नोजल एंगल है वो ब्लेड एंगल एट, इसकी 4 कंडीशन है, जो ये आपको मैंने पहले भी बताई है, 50% रिएक्शन की चारों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड जो आउटलेट, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का आउटलेट एंगल है डेट इज बीटा, वो इनलेट एंगल ऑफ ब्लेड डेट इज थीटा के बराबर होगा। जो इनलेट की एब्सोल्यूट कंपोनेंट है वो आउटलेट के रिलेटिव कंपोनेंट के बराबर, डेट इज V1 इज इक्वल टू VR2। थर्ड, जो इधर की आउटलेट की होगी वो इनिशियल के रिलेटिव के होगी। ये 4 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या आता है,
डिग्री ऑफ रिएक्शन 50%। इसकी एक खासियत होती है, देखिए इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत क्या है वो आप समझिए। 50% रिएक्शन टर्बाइन से आपको एक फायदा हो रहा है यहाँ पे। क्या फायदा और इस टर्बाइन को बनाया क्यों गया, 50% रिएक्शन टर्बाइन की नीड क्या है, देखिए उसके बाद मैं इसका लाइन लिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे VR1 और V2, V1 और VR2 सेम है, इस कारण से VF1 और VF2 बराबर हो जाते हैं, समझ रहे हैं। इसी कारण VF1 और VF2 बराबर हो जाएंगे, V1 और VR2 बराबर हैं, V2 और VR1 बराबर हैं। तो इन दोनों के कारण VF1 और VF2 बराबर हो जाते हैं। वो आप उससे डायग्राम से ही आपको दिख जाएगा वो चीज़। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये ऐसा है तो एक्सियल थ्रस्ट होता है वो 0 हो जाता है। ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये क्या, पार्सन टर्बाइन is used because axial thrust gets neutralized, ठीक। इसी कारण इसकी जो एफिशिएंसी है ऑप्टिमम की तरफ चली जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सियल थ्रस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। इस कारण से इसकी जो एफिशिएंसी है, इसके कारण एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ऑब्टेन्ड इज नियर ऑप्टिमम, ठीक है। 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपल, del H of moving blade, enthalpy drop in moving blade upon enthalpy drop in moving blade प्लस enthalpy drop in fixed blade। इसी को बोलते हैं del H of स्टेज में, स्टेज enthalpy drop, del H of moving प्लस del H of fixed blade, इसी को बोलते हैं स्टेज की एंथैल्पी ड्रॉप होना, मतलब मूविंग ब्लेड के एंथैल्पी ड्रॉप होना अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ स्टेज। क्लियर, ठीक है। सो इफ डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 50%, ठीक है, किसके लिए, पार्सन। सो इसमें del H ऑफ मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू del H ऑफ फिक्स ब्लेड होगा। क्लियर, रख लीजिए फॉर्मूले में। अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 100% है, डिग्री ऑफ रिएक्शन अगर 100% है, इसका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं अगर ये पूछ दिया तो हीरोज टर्बाइन इसका एग्जाम्पल है। तो अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 100% है तो उसकी कंडीशन क्या होगी हीरोज टर्बाइन की, तो del H ऑफ मूविंग ब्लेड होगा और del H ऑफ फिक्स्ड ब्लेड जो होगा यहाँ 0 हो जाएगा। टोटल एंथैल्पी जो ड्रॉप हो रहा है वो सिर्फ मूविंग ब्लेड में होगा। इस केस में टोटल एंथैल्पी ड्रॉप occur in moving blade only। क्लियर, एक छोटा सा 2 कंक्लूजन है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्या, del H ऑफ स्टेज फॉर पार्सन रेशियो del H ऑफ डी लेवल या रेट्यू, क्योंकि डी लेवल का ही कॉम्बिनेशन तो रेट्यू बनता है, और del H ऑफ कर्टिस, ये जो रेशियो है ये होगा 1:2:8, ये आप याद रखिए।
सेकेंड क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ पार्शन इज ग्रेटर देन efficiency of ratio is greater than efficiency of D level, efficiency of Curtis। ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। पार्सन की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसमें एक्सियल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। VF1 इक्वल टू VF2 50% रिएक्शन का फायदा था, इसी कारण तो पार्सन टर्बाइन बना। सेकेंड, रिलेटिव की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, फिर डी लेवल की, फिर कर्टिस की। कर्टिस की एफिशिएंसी मिनिमम होती है, ये आप याद कर लीजिए, इसकी मिनिमम होती है, इन सब में इसकी मिनिमम होती है, और पार्शन की मैक्सिमम। और हमने पढ़ा ही था कि इम्पल्स और रिएक्शन में बात की जाए तो रिएक्शन की एफिशिएंसी और पावर आउटपुट ज़्यादा है, इम्पल्स की एफिशिएंसी कम है। बट जब कॉम्बिनेशन ऑफ टरबाइन हम बनाते हैं ना, कॉम्बिनेशन जैसे कि मिक्स्ड इम्पल्स प्लस रिएक्शन का हम जब कंबाइन करते हैं, तो होता क्या है कि आपको लगेगा कि सर रिएक्शन की तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और पावर आउटपुट भी ज़्यादा है रिएक्शन का, तो आप हर जगह रिएक्शन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, रिएक्शन जो टरबाइन होता है ना, वो साइज में बड़े होते हैं, तो पावर आउटपुट, सेम पावर आउटपुट के लिए इम्पल्स टरबाइन का साइज छोटा होगा। लॉजिक समझिए आप, इम्पल्स टरबाइन की ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। इम्पल्स, ये इस इक्वेशन में भी देख लीजिए, ये तीनों लास्ट के जो है ना, ये जो तीनों हैं, ये जो लास्ट के तीनों हैं, ये तीनों कौन से हैं, ये तो इम्पल्स है ना, दे ऑल आर इम्पल्स टरबाइन। और ये कौन सा है, ये तो रिएक्शन टरबाइन है ना जी। दिख तो रहा है कि रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट इंपॉर्टेंट मुद्दा समझिए, रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़रूर ज़्यादा है, पावर आउटपुट भी ज़्यादा है, बट उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको एज एन इंजीनियर आपको एफिशिएंसी को भी देखना रहेगा, पावर आउटपुट को भी देखना रहेगा, और स्पेस को भी देखना रहेगा, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। आपने टरबाइन तो बना लिया, बहुत अच्छी एफिशिएंसी उसकी, बहुत अच्छा उसका पावर आउटपुट है, बहुत अच्छा उसका सब चीज़ है, बट उसको चाहिए ग्राउंड जितनी बड़ी जगह। तो एज एन इंजीनियर आप इतना बड़ा स्पेस कहाँ से लाएंगे, उसमें ही आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी हमको चाहिए तो हमको ओवरऑल डिज़ाइन करना रहेगा। तो जब भी ओवरऑल डिज़ाइन होता है तो सबसे पहले कर्टिस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है बट उसकी एफिशिएंसी कम है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर हमारा लगाता है रेटिव, क्योंकि रेटिव की एफिशिएंसी इसके कंपेयर में ज़्यादा है। फिर हम और आगे स्टेज करते हैं रिएक्शन का, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, भले अब उसने एफिशिएंसी भी मिल गई, उसका वर्क आउटपुट भी मिल गया, और इसके कॉम्बिनेशन के कारण साइज भी कम हो गया टरबाइन का, ठीक है। तो जब हम कंबाइंड पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टरबाइन, ठीक है। सो उसमें हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए, ये कर्टिस यूज़ किया हमने, कर्टिस किया, फिर रेट्यू किया, फिर रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। क्यों, यहां से हमको मिल गया, इससे फायदा हुआ, एडवांटेज, कॉम्पैक्ट साइज, ठीक है, इस पोर्शन से, इम्पल्स से। इससे क्या हो गया, हाइयर एफिशिएंसी एंड मोर पावर। किस पोर्शन से, रिएक्शन से, ठीक है। सो
इसका कंक्लूजन क्या होता है, फॉर सेम पावर आउटपुट impulse turbine size are smaller than reaction turbine. क्लियर हो गया आपको ये बात? तो हमने यहाँ पे स्टीम टरबाइन को अच्छे से पढ़ लिया, सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टरबाइन भी हमने पढ़ लिया कि कॉम्बिनेशन से साइज में, एफिशिएंसी में हम कैसे एज एन इंजीनियर डिसाइड करेंगे, वो भी हमने कर लिया। हमने सारे टरबाइन के डायग्राम्स देख लिए, मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लिए, उनको कंपेयर भी कर लिया, इम्पल्स और रिएक्शन को कंपाउंडिंग क्यों करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। तो स्टीम टरबाइन आपका हो गया यहाँ पे फिनिश। अब आपका पावर प्लांट में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, डेट इज़ बॉयलर। वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हों। इस सीरीज़ का मोटिवेशन एक ही है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्ज़ाम पे। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो, उसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप उसको कन्वर्ट एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो पेपर लाइक एसएससी जेईई आप उस लेवल में ही पढ़ेंगे जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करे। अब पागलों जैसे आप गेट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएंगे और बोलेंगे मेरा एसएससी जेईई में कम नंबर आ रहा है, तो वो आएगा ही। एसएससी जेईई की अप्रोच अलग है, क्योंकि एसएससी जेईई में मोर फोकस डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस टाइप के कॉन्सेप्ट में रहेगा, जहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग होंगे। तो उस लेवल में ही आप तैयारी करेंगे। तो इस हिसाब से स्टीम टरबाइन आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक बॉयलर, और पावर प्लांट को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा आपको, जिससे आपका ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, जिसका हाई वेटेज होता है एसएससी जेईई के प्री में, एसएससी जेईई के मेंस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है बॉयलर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और कीप वर्किंग हार्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू।